लीजिए किसी को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, और अगर ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का सिस्टम ना हो तो क्या है वो क्योंकि कई बार आपने क्या देखा है, जो गिरफ्तारियां होती है ये चीजें कई बार जलन से, किसी तरह की दुश्मनी निकालने के लिए इनलीगल तरीके से भी चीजें होती है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या कहता है कि सशरीर उपस्थित करना, कि किसी को अगर बंदी बना लिया गया है और उसको कोर्ट में पेश नहीं किया गया है, पीछे मैंने आपको बताया कि क्या है, हमें इस तरीके का राइट मिला है कि अगर किसी को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इस 24 घंटे में उस बंदी को, मतलब उस पर्सन को लाने ले जाने का टाइम जो है वो इंक्लूड नहीं होता है। सपोज कीजिए कि मैं यहाँ दिल्ली में बैठी हूँ और मुझ पर पंजाब में चंडीगढ़ में कहीं कोई केस किसी ने फाइल कराया। अब ऐसा केस उन्होंने फाइल कराया कि जिसमें मेरी गिरफ्तारी होनी है, तो मुझे गिरफ्तार करने के लिए वहां से चंडीगढ़ पुलिस आएगी। तो मुझे यहाँ से गिरफ्तार करके चंडीगढ़ ले जाने में जितना टाइम लगेगा, कि वो 6 घंटे लगते हैं, 7 घंटे लगते हैं, तो उस 24 घंटे में ये 6-7 घंटे जो है ये काउंट नहीं किए जाएंगे। कहाँ से काउंट होगा? जब मुझे वो थाने में ले जाएंगे, वो 24 घंटे वहां से काउंट होता है। तो क्या है कि अगर किसी को बंदी बनाया गया है तो 24 घंटे के अंदर उसे 24 घंटे के अंदर क्या करना होगा? उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। अगर वो नहीं कर रहा है तो ऐसा पर्सन अपने वकील के थ्रू या किसी भी तरीके से वो क्या नाम है, कोर्ट के सामने अपना रिप्रेजेंटेशन रख सकता है। और उस केस में क्या है, कोर्ट संबंधित थाने को, संबंधित अधिकारी को आदेश देगी कि जिस भी पर्सन को आपने गिरफ्तार किया है उसको हमारे सामने सशरीर उपस्थित करना, मतलब फिजिकली आप उसको हमारे सामने उपस्थित कीजिए। देन ये परमा आदेश, मतलब आज्ञा दिया जा रहा है, परम आदेश, इससे बड़ा कोई आदेश नहीं होगा। तो अगर कोई सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाला कोई ऑफिसर है और वो अपने अधिकारों का या अपनी जो ड्यूटीज है, बेसिकली अधिकार नहीं, अपनी जो ड्यूटीज है उन ड्यूटीज को प्रॉपर तरीके से फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या है, आप कोर्ट में जा सकते हो। आप कोर्ट को कह सकते हो कि जो पर्सन है या जो भी अधिकारी है वो अपने कर्तव्यों को प्रॉपर तरीके से नहीं निभा रहा, और उस केस में उसको कोर्ट की तरफ से ऑर्डर जारी होगा कि वो अपना जो काम है वो ठीक से करे। कई बार आपने देखा होगा ना कि कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है, तब ये काम हुआ, तब वो काम हुआ। देन अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से? यहाँ पर कोर्ट किसी भी अधिकारी से जो सार्वजनिक क्षेत्र का है उससे ये पूछ सकता है कि वो किस अधिकार से कोई काम अंदर घुस गई, अंदर भाग गई, जा जा और मगर मिल गए ना। लो पापा, वहीं पे खड़े पकड़ लो, वहीं पे खड़े हो, खड़े रहो पर वहीं पर, वो वहीं पकड़ लो, नेटवर्क चलेगा चलना। और सी को लागू करने के लिए अगर चाहे, ठीक है, अगर जरूरत पड़ती है तो कोर्ट क्या कर सकता है, अनुच्छेद 14, 19 और 31 में
कुछ संशोधन कर सकता है, कि उनका उल्लंघन कर सकता है। और मिनर्वा मिल्स मामले में एक नई चीज और निकल कर आई। वो चीज क्या थी कि जो आपका न्यायिक पुनरावलोकन, कि कोर्ट जो है अपने ही फैसले का रिव्यू कर सकता है। ठीक है, और ये जो आप देखते हो कि भी पहले किसी केस में कुछ कहा गया, देन दोबारा अगले केस में उसको बदल दिया गया, तीसरी बार फिर उसको बदल दिया गया, चौथी बार फिर उसको बदल दिया गया, या उसमें कुछ नया मॉडिफिकेशन हुआ फैसले में। तो उन सभी का जो रीजन है वो यही है कि कोर्ट के पास, हमारी कोर्ट के पास क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है कि वो अपने पुराने फैसले को रिव्यू कर सकती है। ठीक है, और रिव्यू करके वो अपने पुराने फैसले को चेंज कर सकती है। तो क्या होता है कि जब भी एक जैसा ही केस हो, मगर पहले किसी केस में कुछ और क्या नाम है डिसीजन दिया गया हो, और वैसे ही मामले में आज के टाइम पे कोई और डिसीजन मिलेगा दिया गया, तो उस केस में क्या है कि जो नया डिसीजन होता है कोर्ट का, उसको बेस रखकर फिर आगे के फैसले लिए जाते हैं। कि देखो, सुप्रीम कोर्ट के जितने फैसले होते हैं, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय के तौर पे भी काम करता है। मतलब इसके जो सारे फैसले होते हैं ये आर्काइव कोर्ट की तरह भी काम करता है। तो इसमें सारे फैसले रिकॉर्डेड रहते हैं। ठीक है, कि किस केस में कहाँ क्या सिचुएशन थी, क्या फैसला दिया गया। तो उसका भी बेस बनाकर कई बार जो आपके हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट जो है, वो उसको भी बेस बनाकर फैसला देते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोई निर्णय चेंज किया है न्यायिक पुनरावलोकन के थ्रू, आपका जुडिशियल रिव्यू में कोई अपना डिसीजन चेंज किया है, तो फ्यूचर में जो बेस बनेगा, जो नया डिसीजन होगा, उसी को बेस बनाकर आगे क्या नाम है फैसले लिए जाएंगे। अब जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, इसकी जो विशेषताएं हो क्या है कि एक तो क्या है, सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र, कि एक एक चीज जितना हमने देखा अभी, जो इतना पढ़ा, तो पूरा क्या है, एक एक चीज मेंशन की हुई है कि कितने हमें अधिकार मिले हैं, क्या मिला है, किस अधिकार का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, किस पर क्या बाउंडेशन है, सारी चीजें पूरी प्रॉपर तरीके से मेंशन की हुई है। तो एक बहुत विस्तृत हमारा जो फंडामेंटल राइट का जो मतलब चैप्टर है, जो एक पूरा आप पत्र कहिए, बहुत विस्तृत है। ठीक है, एक एक चीज का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार हमें वही मिले हैं जो कि व्यवहारिक है। कोई भी मौलिक अधिकार आप देखोगे ऐसा नहीं है जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, या जो कि आप जिसका उपयोग नहीं कर सकते। तो हवाई बातें जो कहते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी व्यवहारिक है। देन मौलिक अधिकार सीमित है, निरंकुश नहीं। मैंने आपको बताया कि आपने देखा ना कि हर जगह क्या है, अपवाद के तौर पे उस पर कुछ बाउंडेशन लगाई गई। जैसे 16 में आर्टिकल 16 को क्या किया गया, आरक्षण उसमें कर दिया गया है। 19 में देखते हो तो दुनिया भर के बाउंडेशन लगे हुए हैं कि बोलने की अभिव्यक्ति है मगर आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हो मगर आप इस तरीके का काम नहीं कर सकते, आप संघ बना सकते हो मगर उसका भी कुछ निश्चित एक दायरा है। तो जितने मौलिक अधिकार है ये सीमित है, निरंकुश नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है कि आप जैसे चाहो कि आपको संविधान ने अधिकार दे दिया और आप जैसे चाहो जो चाहे उस तरीके से उसका यूज करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देन हम सिर्फ उन्हीं अधिकारों के लिए कोर्ट में जा सकते हैं जिसका वर्णन भाग 3 में किया गया है, मौलिक अधिकार के चैप्टर में किया गया है। जो कोई कहे कि भाई नेचुरल तौर पे हमें ऐसा राइट मिला है, या प्रकृति से हमें ये मिला है वो मिला है, और इस चीज का हनन हो रहा है, इसके लिए कोई कोर्ट में जा रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में नेचुरल राइट की बात होती है, हमारे यहाँ पर नेचुरल राइट के लिए हमारे संविधान में कोई जगह नहीं है। एंड देन मौलिक अधिकार हमें एक्चुअल में मिले, हम एक्चुअल में वास्तविक रूप से हम उसका उपभोग कर सके, इसलिए मौलिक अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था भी हमारे संविधान के द्वारा की गई है। और हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो मौलिक अधिकार है ये खत्म हुआ है। अब मैं एक बार क्वेश्चन देख लेती हूँ, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो। हालांकि बहुत ज्यादा टाइम यहाँ है नहीं, बट क्वेश्चन देखा जाएगा। मैं एक बार क्वेश्चन देख लेती हूँ आप लोगों के, अगर कुछ इस तरीके का है जिसका कि मुझे लगता है कि आपको रिप्लाई देना चाहिए, तो मैं भी आपको वो कर देती हूँ। बेटा ये जो नोट्स आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो, अगर ये किसी तरीके से पॉसिबल होगा
तो मैं सर से पूछूंगी माइक्रोसॉफ्ट ऐप पे अगर हो सकता है तो किसी तरीके से ये परमानेंट यहीं पर रह जाए, जिससे आप लोग जब भी चाहो इसको देख सको। चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों का नहीं है। एक ने लिखा हुआ है आई लाइक अंडमान निकोबार। हाँ, अंडमान निकोबार आइलैंड में कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर कुछ लोगों का आना जाना बिल्कुल बैन है। अगर आपने थोड़ा टाइम पहले केस कोई सुना होगा तो एक अमेरिका का पर्सन था जो कि उस आइलैंड में घुसा था और वहाँ मतलब उस जगह गया था अंडमान निकोबार के उस पर्टिकुलर पार्ट में जो कि जहाँ जाना बैन है, वहाँ वो गया था और वहाँ के जो आदिवासी है उन्होंने उसको मार दिया। तो उस पर किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं हुआ बिकॉज ऑलरेडी वो जो क्षेत्र है उसमें किसी का जाना अलाउ नहीं है। तो ऐसे में क्या नाम है, उस पर कोई केस नहीं हुआ था बिकॉज ऑलरेडी था कि वो जो क्षेत्र है उसमें किसी का आना जाना बिल्कुल बैन है, कोई नहीं आ जा सकता, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा उसमें। अगर कोई इंटरफेयर करेगा और उसके साथ कुछ होता है तो वो खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसा वार्निंग होने के बाद भी वो गया था। अच्छा, एक ने ये शाह है, इन्होंने पूछा है कि स्टेटस कानून संविधान के हिसाब से हमें सारी चीजें सबके लिए इक्वल मिली हुई है। कई बार क्या होता है, जो आप ये कहिए कि जो मानवीय कमजोरी है कि हम सब इंसान हैं और कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ को देखते हैं। तो उस केस में कई बार हम ऐसी चीजें देख लेते हैं कि वो स्टेटस के बैठ रहा हूँ मतलब अकॉर्डिंग जो है हमें अंतर देखने को मिल जाता है। ठीक है कि किसी बहुत पैसे वाले के बच्चे ने कोई क्राइम किया है तो वो FIR दर्ज होने से पहले ही छूट जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ये संविधान में कहीं नहीं है। ठीक है, ये हमारी जो अपनी कमजोरी है इंसान की, अपना जो स्वार्थ है, हम उस पे बेस होके ये चीजें करते हैं। आर्टिकल 28, एक सेकेंड,
बेटा सिक्स्थ राइट जो था वो संपत्ति का कानून था, जिसको कि हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। और अभी जो संपत्ति का अधिकार है वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि बल्कि वो क्या है, वो सिर्फ एक, नहीं बेटा 14, हाँ संपत्ति का अधिकार सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। मौलिक अधिकार बेटा 14 से 35 तक नहीं है, 12 से 35 तक है। जो आपका 34 35 है, 32 के बाद जो आगे के आर्टिकल है, वो आर्टिकल किससे रिलेटेड है, वो आर्मी से रिलेटेड है। ठीक है, कि जो सेना के लोग हैं उनको किस तरीके के अधिकार मिले हैं या किस तरीके के अधिकार नहीं मिले। आर्मी के लोगों को बहुत सारे जो हमारे मौलिक अधिकार है वो नहीं मिले हुए हैं, और उसका रीजन ये है कि अगर हम इस तरीके के सारे अधिकार जो हम सिविलियंस को मिले हुए अगर हम आर्मी को देंगे, तो अनुशासन या बहुत सारी चीजें वहां पे मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। आर्मी में सबसे बड़ी चीज होती है अनुशासन, और उस अनुशासन को मैनेज करने के चक्कर में क्या है कि जो सिविलियन है और जो आपके आर्मी पर्सन है उनके अधिकार थोड़े अलग हो जाते हैं। तो जो क्या नाम है, जो आपके आर्मी के पर्सन है, उनको जिस तरीके से हम लोगों को अधिकार मिले हुए हैं, इस तरीके से उनको अधिकार सारे नहीं मिले हुए हैं। तो वो सारा उनसे रिलेटेड है। वो नॉर्मली आपके पेपर में नहीं आता है बताने को। तो बेटा मैं 12 13 जो है वो भी, और 33 34 35 भी बता दूं, मगर हमारे यहाँ टाइम जो है वो हमें परमिट नहीं करता है इस चीज को। ठीक है, टाइम इस चीज को परमिट नहीं करता है। तो मेरा ये है कोशिश कि थोड़ा थोड़ा आपको सारी चीजें पता चल जाए तो बेटर रहेगा। अच्छा मैं एक काम कर रही हूँ, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। मैं भी एक गिलास पानी पी रही हूँ, आप लोगों को पानी वानी पीना है तो पी लीजिए। और उसके बाद मैं फटाफट जो हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है एक बार आपको वो शो कर देती हूँ और वो पढ़ दूंगी, और फटाफट जो आपका एक बार नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है वो करके, और थोड़ा सा मेरा इरादा है कि मैं आज आपको संसद के बारे में भी बता दूं। तो 2 मिनट का मैं ब्रेक ले रही हूँ, ठीक है, आप लोग भी चाहें तो 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, ओनली 2 मिनट। चूहा जा रहा था, चूहा चूहा।
28 किसी ने जो पूछा है, 28 बेटा ये है कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उसमें किसी भी तरीके की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर आपने क्या नाम है गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन ली हो तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट स्कूल में किसी भी तरीके का आपको हवन करना या किसी तरीके से पूजा कैसे की जाती है या आपका नमाज कैसे पढ़ा जाता है या प्रेयर कैसे अटेंड की जाती है, किसी भी तरीके का इस तरीके का कोई भी प्रोविजन जो है वो आपको किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं मिलेगा। मगर जो डिफरेंट धार्मिक संस्थाओं द्वारा जो चलाए जाने वाले शैक्षिक संस्थान है, इनमें ये चीजें की जा सकती है। कि पर्टिकुलर आप देखोगे कि ईसाई मिशनरीज के जो स्कूल हैं उनमें आप देखोगे तो ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती है, बच्चों को बताया जाता है ईसाई धर्म के बारे में। या मदरसे में अगर आप जाओगे तो वहाँ क्या है कि मुस्लिम जो धर्म है उसके बारे में बताया जाता है। सेम ऐसे ही हमारे जो गुरुकुल होते हैं, वैदिक स्कूल है, इन जगहों पर हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाया लिखाया समझाया जाता है। इवन कुछ स्कूल तो ऐसे भी आपको मिलेंगे जिसमें कि प्रॉपर कब कौन सा हवन होता है, हवन कैसे की जाती है, ये सभी बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है, बट किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में आपको इस तरीके की चीजें देखने को नहीं मिलेगी। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन पे पहले देखिए, पहले फटाफट जो है कुछ हमें 10 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, फंडामेंटल ड्यूटीज, उसको देख लेते हैं। 10 नहीं 11 है। अधिकारों की बात हमने की तो नॉर्मली कहा जाता है ना कि चल अधिकार लूडो अगर खेले। आपको चाहिए, ठीक है, तो उसके लीडो। साथ क्या है कि आपको अपने कुछ कर्तव्य भी निभाने पड़ेंगे। क्योंकि जब आप अपनी ड्यूटीज निभाते हैं तो दैट मीन्स क्या होता है कि आप दूसरों को उनका अधिकार उपयोग करने के लिए माहौल प्रदान कर रहे हैं या ऐसे अवसर प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ हमें अधिकार, हमारे संविधान में क्या है कि सिर्फ हमारे अधिकारों की ही बात नहीं की गई है, बल्कि हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी संविधान ने डिसाइड किए हुए हैं। संविधान के द्वारा हमें हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी बताया गया है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है, ये अपेक्षा की जाती है भारत के हर नागरिक से कि जो उनके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो उसको वो फुलफिल करेंगे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था 1950 में जो लागू हुआ, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज जैसी कोई चीज नहीं थी। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो संविधान का जो भाग 4 है, जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है, उसके बाद एक और पार्ट उसमें 4 का फोर्थ का कुछ भी आप कहिए, ये भाग जोड़ा गया। और ये भाग कब जोड़ा गया है हमारे संविधान में? 1976 में। कब जोड़ा गया? 1976 में। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा मेंशन किया हुआ मैंने, आप लोग चाहो तो इसको स्पेशल मार्क कर लेना। और उसमें 10 तरीके के मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया। शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार हमारा 2010 में बना है, मगर इससे रिलेटेड केसेस जो है वो कोर्ट में बहुत पहले से थे एंड 2002 में इससे रिलेटेड डिसीजन आया था। आई थिंक मद्रास या कर्नाटक, साउथ इंडिया के किसी कोर्ट में ये केस था और उस टाइम डिसीजन आया था। तो उस टाइम डिसीजन आने के बाद सडनली ही इसको मूल अधिकार नहीं बनाया जा सका। इसको मतलब मूल अधिकार बनने में आप देखोगे 2002 के बाद 2010 तक करीब 7-8 साल का टाइम जो है वो लगा। और उस टाइम 2002 में शिक्षा जो है, बच्चों की शिक्षा, ये पेरेंट्स के मूल कर्तव्य में जोड़ दी गई कि 6 से लेके 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा देने का जो काम है, ये अभिभावक का, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक होते हैं, उनका ये मूल कर्तव्य है। कि उस टाइम क्या हुआ कि ये चीज बच्चों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी स्टेट ने अपने ऊपर ना लेके, या शिक्षा जो है बच्चों को मौलिक अधिकार के तौर पे ना देके 2002 में उसको एक मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। ये